बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है प्रोविजन के ऊपर पूरा लेक्चर समझा अच्छे से कि प्रोविजन क्या होता है, उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों इसकी अकाउंटिंग के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसके पर्पसेस होते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम समझने वाले बेटा रिजर्व को। रिजर्व क्या होता है बेटा, बेसिकली रिजर्व है क्या, हमें रिजर्व के बारे में जानना क्यों है, समझना क्यों है, रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। और रिजर्व के साथ साथ हमने ये बात भी समझी थी कि रिजर्व बनाने के पीछे पर्पस होता है बिजनेस की एक तरह की पोटेंशियल को क्रिएट करना कि बिजनेस ये सारे काम कर सकता है इन फ्यूचर, अगर उसे कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो ले सकता है। जैसे कि प्रोविजन के अंदर क्या है कि नॉन लायबिलिटी बट अननोन अमाउंट, लायबिलिटी तो आपकी नॉन होगी लेकिन उसमें अमाउंट नहीं पता होगा, लेकिन रिजर्व्स के अंदर क्या है, हमें लायबिलिटी भी नहीं पता, बस हम लोग क्या कर रहे हैं एक अमाउंट को निकाल करके साइड कर दे रहे हैं अपने प्रॉफिट के में से। प्रॉफिट को पूरा जो ओनर है अपने साथ विड्रॉ नहीं कर रहा, अपने साथ घर नहीं लेके जाता, उसमें से एक हिस्सा निकाल के बिजनेस के अंदर रखता है कि अगर नीड हुई तो आप इस पैसे को यूज कर सकते हो, अगर जरूरत हुई तो आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो इस पर्पज से। ठीक है, यस सर। तो जरा यहां पे ध्यान देंगे बेटा हम लोग, अब रिजर्व इज एन अकाउंटिंग इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट में से भी हो सकता है अलग बेटा, प्रॉफिट का में से भी इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, और जो हमारे पास रखे हुए प्रॉफिट्स हैं उनमें से भी, मतलब जिसमें से भी आपको उसको अलग करना है, आप उस प्रॉफिट को अलग करेंगे। देन इसका पर्पस क्या होता है, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस है उसकी वित्तीय हालत को सुधारने के लिए, उसके पैसे जो उसका मनी का जो इसका स्टेटस है उसको सुधारने के लिए किया जाता है, उसको बेस्ट करने जाता है फॉर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पर्पस और कॉन्टेंजेंसीज। ठीक है, यस सर। सर ये इससे कोई भी स्पेसिफिक, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्टेंजेंसी के समय पे काम आएगा कोई, जैसे कि मान के चलिए रिजर्व भी अपना पे मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, कभी कभार रिजर्व हम लोग स्पेसिफिक टाइप का बनाते हैं कि भाई रिजर्व इसी काम के लिए है, या फिर अगर मान के चलिए मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में इस रिजर्व का हम क्या इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम बोल देते हैं जनरल रिजर्व। लेकिन रिजर्व क्या है, बेसिकली प्रॉफिट का एक पार्ट है, प्रॉफिट का एक पार्ट है जो प्रॉफिट में से निकाला जाता है। सर अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो उस केस में हम लोग रिजर्व नहीं अलग कर सकते हैं, बट प्रॉफिट होगा तो उसमें से अलग करते हैं। लेकिन प्रोविजन के अंदर क्या है बेटा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कंपनी को, लेकिन इतना पक्का श्योर है प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से कि लॉसेस हो रहे हैं, और जब लॉसेस हो रहे हैं तो प्रूडेंस हमें क्या कहता है, आप अपने खर्चे रिकॉर्ड करके चलो, चाहे आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट माना है लेकिन मान के चलो। लेकिन रिजर्व तो क्या बेटा, हमें नहीं पता कि कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होगी, बट इतना जरूर है कि अपने बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथन देने के लिए हमने क्या किया, एक अमाउंट को प्रॉफिट में से निकाल के अलग कर दिया, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी अगर मान के चलिए प्रॉब्लम आती है तो हम उस रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा कोई XYZ कंपनी है बेटा या फिर बिजनेस है, अगर मान के चलिए साल का एंड होता है, ईयर एंड में प्रॉफिट हुआ और ओनर को उसका प्रॉफिट दे करके ओनर जो है अपने घर जाता है और आराम से अपना जो है जीवन जी रहा है बेटा। ठीक है, अचानक से क्या होता है कि कंपनी में कोई भी किसी भी रीजन से फायर एक्सीडेंट हो जाता है बेटा, और फैक्ट्री जो है आधे से ज्यादा बेटा खत्म हो जाती है। तो एक बात बताइए बेटा, उसमें लॉस किसका है, ओनर का तो लॉस है, लेकिन साथ साथ वहां पे वर्कर्स हैं, और जो हमारे देश में जो इकोनॉमिक यूनिट थी, वो जो कंपनी थी, जो बिजनेस था, वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब ओनर की यहाँ पे डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोबारा बिजनेस को स्टार्ट करे या नया बिजनेस चालू करे। हमें नहीं पता कि वो अपने स्केल को डाउन करेगा, क्लोज करेगा, क्या करने वाला है बिजनेस के अंदर। तो इन चीजों से बचने के लिए रिजर्व को निकाला जाता है, जिससे कि ओनर के ऊपर पूरा बर्डन शिफ्ट ना होकर के, उसकी डिजायर के ऊपर शिफ्ट ना होकर के, कुछ ना कुछ चीजें तो क्या हो, कंपनी का इंटरनल मैटर हो, बिजनेस का क्या हो, इंटरनल मैटर हो, जिससे कि बिजनेस को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे रिजर्व हमारे लिए काम करते हैं, रिजर्व जो होते हैं इस तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बेटा स्टूडेंट्स हैं बेटा, तो आप लोगों ने क्या किया कि अपने पास जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, जो भी मिलता है आपको अमाउंट बेटा, उसका एक एक्स अमाउंट निकाल के आप एक गुल्लक रखते हो अपने घर में, छोटा सा पिगी बैंक है, उसके अंदर पैसे आप डाल देते हो। जब पैसे आप उसके अंदर रख रहे हो बेटा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद सपोज कीजिए आपको सैंपल पेपर बाय करना है, सैंपल पेपर बाय करना है, या फिर सपोज करो पेन पेंसिल कुछ और लेना है, या फिर कोई एक बड़े अमाउंट की कोई चीज आपको बाय करनी है बेटा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सर्टेन टाइम पीरियड बाद उसको अगर आप ब्रेक करोगे, उसे तोड़ोगे, उसे खोलोगे, तो उस केस में वहां से जो पैसा निकलेगा वो आपके लिए क्या है, रिजर्व का ही तो काम करेगा बेटा। जो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपने रिजर्व बना के रखा है तो आपके लिए भी क्या, स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई आपको इतना पता रहेगा कि भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे सैंपल बाय करना है, तो मेरे पास गुल्लक है, मैं उस गुल्लक में से पैसे निकाल सकता हूं।
ऐसी ही कंपनी भी होती है। कंपनी खैर गुल्लक के बारे में नहीं सोच रही, कंपनी सिंपल सा सोचती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथन का मतलब बिजनेस के अंदर क्या है, एक कैपेबिलिटी को बिल्ड करना जो फ्यूचर में उसको क्या करे, हेल्प करे, जो फ्यूचर में उसको क्या करे, हेल्प करे बेटा, ठीक है। यस सर। अब हम बात करते हैं आगे। अब जो बुक की डेफिनेशन है रिजर्व की, उसे हम समझते हैं। द रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द एप्रोप्रिएटिंग प्रॉफिट। एप्रोप्रिएटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है बेटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नॉट बाय चार्जिंग, इसको चार्ज नहीं किया जाता प्रॉफिट में से। ऐसा नहीं है जो बात अभी हमने की कि ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो भी इसको निकालेंगे हम लोग, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। आप यहां पे वर्ड को देख पाओगे, प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बता रहा है कि प्रॉफिट में से ही माइनस होगा, अदरवाइज नहीं माइनस होगा। यस यस सर। इट इज एन एक्सपेंस, ये अपना पे खर्चा है। इट इज पार्ट ऑफ ओनर्स फंड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये ओनर का है, ये ओनर्स फंड एंड रिटेन इन द बिजनेस। इट इज जनरल, एंड दूसरे पॉइंट में क्या लिखा बेटा, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज जनरली मीट टू मीट नॉन और अननोन। यहां पे बात की जा रही है बेटा, ये बेसिकली बनाने पे पर्पस क्या होता है, चाहे तो हम जानते हो ऐसी लायबिलिटीज, चाहे हमें नहीं पता हो, या फ्यूचर अननोन फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, इसके लिए भी हम लोग रिजर्व को क्रिएट करते हैं। देन इंप्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बात तो अभी हमने पढ़ ली ऊपर, ठीक है। फंड फ्यूचर एक्सपेंशन, हमें सपोज करो फ्यूचर में एक्सपैंड करना है तो उसके लिए भी हम लोग रिजर्व निकाल के रख सकते हैं, बिल्कुल। एंड नॉट टू मीट एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले से लायबिलिटी चल रही है उसके लिए आपने कोई क्या बोलते रिजर्व रखा हुआ, नहीं। और एनी स्पेसिफिक एसेट डेप्रिसिएशन, एसेट के डेप्रिसिएशन के लिए भी इसको हम लोग क्रिएट नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो चीजें तो होंगी ही होंगी, जो चीजें होनी है लेकिन उनमें अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, तो उनके लिए प्रोविजन बनाने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन जिसपे हमें यही नहीं पता कि कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होगी, कितने अमाउंट की होगी, हमें इसके बारे में उसका टाइमिंग नहीं पता, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि रिजर्व को क्रिएट करेंगे। सिंपल सिंपल है बेटा, ठीक। दूसरी बात, प्रोविजन के अंदर क्या है बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन रिजर्व क्या अपने आप पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा, एक पार्ट है बेटा, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। पर्पस एंड नेचर, पर्पस और नेचर क्या है बेटा रिजर्व के बनाने का। रिजर्व में भी जर्नल और स्पेसिफिक, ध्यान देना बेटा, यहां पे रिजर्व अपने आप पे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो जर्नल होंगे या कैसे होंगे बेटा, वो स्पेसिफिक होंगे। अगर जर्नल है तो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एंड देन उसके स्पेसिफिक है तो डिफाइंड पर्पस सच एज एसेट रिप्लेसमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, कोई वर्कर है बेटा फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, सपोज कीजिए उसे अगर मान के चलो कोई भी इंजरी हो जाती है, हाथ में उसके कट लग गया, सपोज करो कोई भी चीज उसको अगर डैमेज, अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उस केस में क्या ओनर अपनी पॉकेट में से उसे पैसे देगा या कंपनी से पैसे देगी? क्या कंपनी ने उसके लिए पहले से कोई प्रोविजन करके रखा हुआ है? प्रोविजन है तो वहां से दिया जाएगा, अगर नहीं है तो रिजर्व में से पैसा निकालते हैं। या फिर सपोज कीजिए बहुत बड़ा डैमेज हो गया कंपनी उस क्या बोलते हैं वर्कर के साथ, तो उस केस में उसको कैसे कंपनसेट करोगे आप? तो यहां पे हमें हेल्प करता है वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन हमें यहां पे हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। और ये कंपनियों को निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उसको अलग करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट ओनर ने अर्न किया है, जो प्रॉफिट ओनर ने कमाया है, उस प्रॉफिट में मेजरली कंट्रीब्यूशन किसका है? वर्कर्स का है। इसलिए वर्कर्स का भी ये हिस्सा बनता है, एक हक है बेटा, हम बोल सकते हैं कि उस प्रॉफिट में से वो अपने लिए कुछ हिस्सा मांगे, या फिर ओनर की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह का ये ऑब्लिगेशन है कि भाई अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ पैसा निकाल कर साइड करे, उसे हम बोलते हैं वर्कर्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। समझ में आया बेटा? नहीं आया? अभी पीछे बेटा हम लोगों ने एक कंपनी के बारे में सुना था, उनके वर्कर्स ने बेटा स्ट्राइक कर दी थी। रीजन क्या था बोलने का कि भाई हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हमारे लिए शेड नहीं है। शेड का मतलब होता है धूप से बचने के लिए बेटा, ठीक है। हम लोग कहीं पे जाके बेटा हम मतलब वर्कर्स का ऐसा कहना था कि हम लोग कहीं पे जाकर के स्टैंड करते हैं जिससे कि धूप वगैरह हमें पड़ती है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमें पानी नहीं मिलता पीने का, एक्सेट्रा। साथ में हमारी जो ड्रेस है वो थोड़ी बेकार सी, हमें अच्छी ड्रेस चाहिए। अच्छी का मतलब यह था कि इस पे गर्मी ज्यादा लगती है। तो अब उस कंपनी ने पहले तो कुछ समय तक बात नहीं सुनी, थोड़े समय बाद हमें न्यूज सुनने में मिलती है कि जो कंपनी है फलाना, उस कंपनी ने अपने वर्कमैन कंपनसेशन में से फंड को रिलीज करके और उन वर्कर्स की जो डिमांड थी उसको सेटिस्फाई किया है। तो यहां पे बेटा हमारे लिए काम कर जाता है रिजर्व। अब यहां पे क्या कंपनी का करंट प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व क्या था, रिजर्व आपने क्या किया, वो पहले से सेट असाइड कर रखा है, आपने उसे अलग कर रखा है, अपने प्रॉफिट में से उसे अलग करके रखा हुआ है। और जब अलग करके रखा हुआ है तो उस प्रॉफिट का एक्चुअल में पर्पस क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर्स को कंपनसेट करना। और आपने क्या करवाया? वर्कर को कंपनसेट ही करवाया बेटा, सिंपल है।
यस सर, हमें समझ में आया, वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं, व्हेन द अमाउंट सेट असाइड एज रिजर्व इज स्पेसिफिक इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इज ऑफन टर्म्ड एज रिजर्व फंड, उसे हम लोग उस केस में रिजर्व फंड बोलते हैं। अभी रिजर्व फंड के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इफ नो सच स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज मेड इट इज सिंपली नोन एज रिजर्व। अगर मान के चलिए आपने कोई ऐसा रिजर्व बनाया, मतलब कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं किया, उस रिजर्व को निकाल करके आपने अपनी कंपनी के अंदर ही रखा हुआ है, उसे आप रिजर्व के नाम जानोगे, अदरवाइज उसे क्या बोलोगे, रिजर्व फंड बोलोगे। यही इसका पर्पस और नेचर है बच्चे, ठीक है। यस सर, हमें ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स। अकाउंट में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कहां पे लिखेंगे इसको हम लोग। तो बेसिकली रिजर्व है बेटा ये, और रिजर्व बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में से अलग करते हैं। प्रॉफिट किधर आते हैं, मालिक की कैपिटल में जुड़ता है। कैपिटल किधर आती है सर, लायबिलिटी साइड में। तो एक बात बताइए, जो प्रॉफिट को ओनर की कैपिटल में जुड़ना था, जब कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है तो प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड में आएगा। और मैं कह रहा हूं प्रॉफिट का ये पार्ट है, तो जब प्रॉफिट पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो रिजर्व को भी कहां लिखेंगे हम लोग, सर लायबिलिटी साइड में। लॉजिकल है बेटा, यस यस सर। सिंस रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? अगर मान के चलिए आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे और आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगी, तो आप कितने के लिए रेडी हो, कितना लॉस आप झेलने के लिए रेडी हो, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आई तो मैं इसको कहां से झेलूंगा? भाई जाहिर सी बात है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कोई जरूरी है गोल्ड बढ़े, जिस दिन मैंने खरीदा उसके बाद गोल्ड डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो अब ऐसे में क्या होगा, मेरी तो इन्वेस्टमेंट कैसी होगी बेटा, बेकार चलेगी यहाँ पे। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो साथ साथ उसके लिए एक रिजर्व निकाल लूंगा कि भाई मेरे प्रॉफिट में से इतना हिस्सा निकाल रख दो, अगर इन्वेस्टमेंट डाउन होती है तो मैं यहां से कंपनसेट कर दूंगा, जिससे कि मेरे एसेट की वैल्यू एग्जैक्ट वैसी रहे जैसे मैं चाहता हूं, ठीक है। यस सर, तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को निकाल रखते हैं। सर अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी ही क्यों है, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करो ही मत। नहीं, आप ऐसा सही सोच रहे हैं बेटा, लेकिन हमें नहीं पता जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है वो कब कैसा टर्न मारे, लेकिन हमें नहीं पता इसके बारे में कि कौन सी चीज कब कैसे इफेक्ट कर जाए बेटा, ठीक। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो बेटा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके चलते जितना भी मेटल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर जा रही है। रीजन क्या उसके पीछे, जितना एआई है उसके पीछे बेटा हैवी कंपोनेंट्स लग रहे हैं जो कि मेटल को इंपैक्ट कर रहे हैं, और मेटल के प्राइसेस क्या है, लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। और मेटल के साथ साथ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लिथियम हो गया, जितने भी आपकी ये क्या बोलते हैं बैटरी है, लिथियम नहीं बोला इसमें, मतलब बहुत सारे मेटल जितने भी होते हैं बेटा, ये सबके सब प्राइसेस क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये अपने आप पे क्या एक तरीके देखा जाए तो एक तरह की जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। अगर मान के चलिए अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि अगर मान के चलिए ऐसा बूम नहीं होता, तो जो मैंने अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, इनकेस अगर मैंने किया इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन भी हो सकती है और अप भी हो सकती है। अप हो जाएगी तो इसकी जरूरत नहीं है, डाउन होगी तो ये फिर मेरे को हेल्प करेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, एग्जिस्टिंग वैल्यू को बना के रखेगा, ठीक है। यस सर, इतना समझ में आ गया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है कि जो रिजर्व है ये अपने आप पे कैसे कैसे हो सकते हैं। एक जनरल रिजर्व हो सकता है, यस सर। दूसरा आपका हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यस सर। एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एग्जांपल्स में आपको याद रखेंगे, जिससे कि अगर टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप सब टिक कर सकते हो। दूसरी बात, इन सब के अंदर एक पहचान क्या है लास्ट में, रिजर्व। इन सब में क्या है, एक रिजर्व, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक। आर शो इन प्रॉफिट एंड लॉस, पहला काम ये कहां पे आएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आएंगे। कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना है। सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा खाता, मैं बोल सकता हूं इसको बंटवारा। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि आप उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो प्रॉफिट आपका हो गया अब आप उसको क्या कर रहे हो, बस उसे डिवाइड कर रहे हो लोगों को। लोग मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हेड्स है, मल्टीपल हेड्स है कि भाई इतना पैसा वर्कमैन कंपनसेशन में डाल दो, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दो, इतना पैसा जनरल रिजर्व में डाल दो। नहीं आया समझ बेटा, मतलब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड देन उसके बाद इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं हम लोग, कहां पे, बैलेंस शीट में शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। यस यस, अगर ध्यान देना, दे आर नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आते, ध्यान रखना। रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आते, ये कहां पे आते हैं मेरा, ट्रीट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में काउंट होते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, एप्रोप्रिएशन में कब काउंट होंगे बेटा, कंपनी जब बना रहे होगे या फिर आप जब पार्टनरशिप के लिए ट्रीटमेंट कर रहे होगे तभी यह वहां पे आएगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो रिजर्व को हम लोग बेटा कहां पे ट्रीट करेंगे, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है उस केस में रिजर्व को हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही चार्ज करते हैं, उस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि
सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही तो मालिक है बेटा। लेकिन बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में एक मालिक नहीं होता बेटा, मल्टीपल होते हैं ओनर। तो उस केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर रिजर्व को भी हम लोग वहीं पे मैनेज करेंगे। साथ ही बात करते हैं कंपनी की। क्या कंपनी के अंदर एक ओनर होता है? नहीं, मल्टीपल ओनर होते हैं, तभी तो कंपनी बनती है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, यस सर। लेकिन ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी 11th क्लास के अंदर जो ये रिजर्व है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी शो करेंगे। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है दे आर नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस, इंस्टीड दे रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये बेसिकली क्या करता है? जो प्रॉफिट है, जो बांटने वाला प्रॉफिट है, उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, जैसे कि डिविडेंड के लिए हो गया या फिर रिटेन फंड इन द बिजनेस। यस और नो? यस सर। मेरी बातें क्लियर है? यस सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। अब हम बात करते हैं आगे, अपने पास नया टॉपिक देखते हैं। रिजर्व इज एन इंपॉर्टेंस। अब ध्यान देना इसकी, रिजर्व की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा में, बिकॉज दे स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड हेल्प इट फेस डिफिकल्टी पीरियड एंड प्रोवाइड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब पैसे को हमें फ्यूचर के लिए, जो भी हमारी फ्यूचर नीड्स होती है, उनको सेटिस्फाई कर देता है रिजर्व, अगर रिजर्व रखा होगा तो। जैसे कि मैं द्वारा आपको एग्जांपल दे बेटा, अगर आपने अपने घर में आपने अपने लिए कुछ पैसे पॉकेट मनी से निकाल के रखे होंगे, तो ये आपको बाद में हेल्प करेंगे बेटा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंस के अंदर। पहली इंपॉर्टेंस है बेटा स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। कहां पे पढ़ा हम लोगों ने? ये हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है बेटा जस्ट अभी। कहां पे बेटा इसको डिस्कस किया था हम लोगों ने? डेफिनेशन के अंदर, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां बात की जा रही है ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉफिट रिजर्व, बिल्ड द इंटरनल फंड दैट इंप्रूव द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि आप अपने डेट देने की पोजीशन में हो, सिंपल सी बात है। एंड दैट्स व्हाई रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एनहांस द क्रेडिट वर्थनेस। दूसरा है बेटा क्या? A healthy reserve balance signal the financial stability to investors and lenders and show that the enterprise can withstand downturn or losses। मतलब ये सिंपल सी बात, आपको कब हेल्प करेगा बच्चे? जब कंपनी का डाउन टर्न होगा बेटा, या फिर लॉसेस हो रहे होंगे, तो उस केस में ये कंपनी के लिए हेल्प करता है बेटा। ओके ओके सर, समझ में आ गया पहला पॉइंट। ये इंपॉर्टेंस थी। दूसरी इंपॉर्टेंस बेटा सेलिंग थ्रू द डिफिकल्टी पीरियड। अब आपने देखा होगा सेल होती है बेटा, जैसे कि नाव देखिए आपने बेटा, तो नाव में आपने देखा होगा हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेलिंग होती है। तो सेल से हम लोग क्या करते हैं? उस जो शिप जो नाव होगी बेटा, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी टाइम के अंदर ये हमारे लिए सेलिंग का काम करता है, हमें लॉसेस से बचा के लेके जाता है रिजर्व, एक तरीके से। तो यही वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेटा। रिजर्व एक्ट एज फाइनेंशियल गोजन टू मीट लॉसेस और शॉर्टफॉल ड्यूरिंग द एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इकोनॉमी के अंदर ही बेटा बेकार हालत चल रही हो, तो उस केस में हमें कौन हेल्प करेगा? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग किसी भी देश की इकोनॉमी ले लेते हैं। हमारे पड़ोसी बहुत सारे देश हैं ऐसे जिनके अंदर ये सारे फेसेस अभी आए हैं। हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, जितने भी ले लो बेटा पड़ोसी देशों को, उन सब के अंदर, चाहे वो एक कंट्री नहीं, टोटल 3 से 4 कंट्रियां हैं, उनके अंदर ये हालत आई थी। तो उस केस में चलो देश के बारे में तो अलग, लेकिन कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी? तो कंपनी के पास अगर मान के चलिए रिजर्व होंगे, तो कंपनी अपने आप को बचा पाएगी। अदरवाइज उस देश के साथ वो कंपनी भी डूबेगी। रीजन क्या उसके पीछे बेटा? क्योंकि कंपनी के पास अपने पास खुद के कुछ रिजर्व ही नहीं है। जब रिजर्व, जैसे हमारे देश में आप एग्जांपल ले सकते बेटा, कोविड आया, कोविड के अंदर कोई सामान नहीं बिका, तो कंपनियों ने कैसे सर्वाइव किया? कैसे अपने वर्कर्स की सैलरी दी और कैसे वर्कर्स, तो उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि भाई कंपनियां अपने रिजर्व में से कुछ ना कुछ निकाल करके पैसा अपने वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वही यहां पे सिनेरियो है, इकोनॉमिक कंडीशन एंड लो प्रॉफिट ईयर विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेशंस, दे कैन बी यूज द मेंटेन वर्किंग कैपिटल। सर ये क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल अकाउंटिंग टर्म है, इसको हम लोग करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी में को माइनस करता फाइंड करते हैं। वर्किंग कैपिटल का बेसिक मीनिंग होता है बेटा जो काम के, जो वर्किंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए है। जैसे मैं एग्जांपल दूं बेटा, पे एक शॉपकीपर है बेटा, शॉपकीपर को 2 टाइप की कैपिटल चाहिए होती है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए उसको शॉप चाहिए, शॉप के अंदर पूरा फर्नीचर वगैरह फिटिंग वगैरह लगी होनी चाहिए और जो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ होनी चाहिए उसका, ठीक है, ये उसके फिक्स कैपिटल है। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, भाई शॉप के अंदर सामान भी तो रखेगा और जो सामान रखेगा उसको ही तो बेचेगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो हर बिजनेस के लिए 2 कैपिटल है, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स और वर्किंग कैपिटल 2 कैपिटल उसको चाहिए बेटा पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीट अर्जेंट पेमेंट्स व्हेन नॉर्मल इनकम इज इनसफिशिएंट। अगर मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो कम आ रही है बेटा, तो उस केस में आप रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो, हेल्पिंग द बिजनेस सेलिंग थ्रू टफ टाइम। जो भी टफ टाइम होगा उससे आप बच के बाहर आ सकते हो बेटा। यस और नो? यस सर, मेरी बात समझ में आप सबको आ गई बेटा। और करने वाले बेटा क्या
की पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व, भाई बनाया क्यों जाता है, पर्पस क्या इसके पीछे। तो टोटल हमें 1 2 3 4 5 5 पॉइंटर्स दे रखे हैं बेटा, उन 5 पॉइंटर फटाफट समझते हैं। नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, सर समझ में आ गया, ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं बेटा। सेकंड क्या बेटा, इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसको इंप्रूव करने के लिए, मतलब पहले हालत बेकार थी अब थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट आता है क्या, टू रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज को पे करने के लिए भी किया जाता है बेटा। नेक्स्ट, टू मीटिंग अनफोर्सीन कॉन्टेंजेंसीज, मतलब कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो उससे आप बच पाओगे आगे। टू मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर कल को हमारे ऊपर कोई भी केसेस वगैरह कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उससे भी आप इसको बचा सकते हो अपनी कंपनी को, अगर आपके पास रिजर्व्स हैं तो। अगर रिजर्व्स नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। तो वही इसके की फीचर है, मतलब पर्पस है रिजर्व को बनाने के बेटा। टोटल कितने पॉइंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे, 5 पॉइंट दे रखे हैं। नंबर 1 एक्सपेंशन के लिए, नंबर 2 इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ द लायबिलिटीज, नंबर 4 मीटिंग अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी, एंड लास्ट में बता रखा है बेटा का मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनसे भी आप बच सकते हो बेटा। मतलब कंपनियां अपने आप को बचाव कर सकती हैं, उनके करंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा ये वाला जो भी खर्चा उनके पास लीगली आने वाला है बेटा, वो अपने रिजर्व से इसको कंपनसेट कर पाएंगे, उतना पैसा भर पाएंगे। ठीक है, यस सर, हमें ये भी समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, अगर इस पे प्रॉब्लम होगी बेटा तो इसको आप पॉज करके आराम से इसको रीड कीजिए बेटा, ये चीज आपको समझ में आएगी। ओके सर, और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं तो उनको भी जरूर पढ़िएगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। अब हम अपने चैप्टर जो है हमारे पास टॉपिक है बेटा पूरा पूरा, ये टॉपिक अपने बिल्कुल खत्म, सभी एक तरह से मान सकते हैं कि अपने एंड सीरीज पे चल रहा है। टाइप्स ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व के टाइप के होते हैं, तो रिजर्व बेटा हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, 2 टाइप के रिजर्व होते हैं। रिजर्व को हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे, नंबर 1 अपने आप में पहला रिजर्व होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनते हैं, कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनते हैं, जो बाय चांस आपके पास क्रिएट होते हैं, बाय चांस आपके आ रहे हैं बेटा। ठीक, फिर वहीं पे अगर हम बात करें क्या रेवेन्यू रिजर्व की, यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व से 2 रिजर्व और क्रिएट होते हैं हमारे पास। एक जर्नल जो जर्नली आपको इस्तेमाल करना है, दूसरा होता है स्पेसिफिक जिसको आप लोग मतलब एक पर्टिकुलर इसी चीज के लिए इस्तेमाल करोगे, जबकि ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग, जर्नल इस्तेमाल कर रहे हो बेटा। जबकि ये अपने आप पे कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। क्या बच्चे, कैपिटल रिजर्व। यस और नो, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, अब हम इसके एक एक जगह डेफिनेशन को सीखते हैं, समझते हैं। रिजर्व आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, नंबर 1 दिस एंड दिस। यहां पे पहला आपका रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा आपका कैपिटल रिजर्व, बेस्ड ऑन दी सोर्स एंड पर्पस। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व को कैसे डिफाइन किया गया। व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, जो बिजनेस ऑपरेशन नॉर्मली होते हैं उनसे क्रिएट किया जाता है, एंड साथ साथ बताया गया है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से आप अलग करते हो। ठीक है, यस सर, दे कैन बी जनरेटेड और स्पेसिफिक। ध्यान देना, ये जर्नल भी मतलब इसके लिए बात की गई है, ये जर्नल भी हो सकता है अपना पे और स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, देन आगे हम बात कर रहे हैं कि दीज आर द अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्पिंग द मीट फ्यूचर कॉन्टेंजेंसीज और एक्सपेंशन नीड्स। बिजनेस को अगर बढ़ाना हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प करती है बेटा। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब सिंपल है बेटा, जो आपने करंट प्रॉफिट में से अर्न किया, जो करंट प्रॉफिट में से आपने अर्न किया उसे हम बोल रहे हैं रेवेन्यू रिजर्व। क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व अराइज फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट्स और गेन। जो कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल गेन्स है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बेटा यहाँ पे आपको, ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं रेवेन्यू, भाई देखो हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, उस बिजनेस में से जो हमने प्रॉफिट अर्न किया ईयर एंड में, उसमें से जो हमने रिजर्व निकाला वो हमारे लिए कौन सा रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व। क्योंकि मैंने इसको रेवेन्यू में से क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। बट हमारा कहीं पे बेटा कोई सपोज कीजिए बेटा कोई फ्लैट है, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, कोई भी चीज हो सकती है, मैंने उसको सेल किया, सेल करने से मुझे कुछ प्रॉफिट्स हुए, मैंने उसको सेल कर दिया, सेल करने से मुझे जब मैं उसको सेल कर दिया, सेल करने से मुझे कुछ प्रॉफिट्स हुआ, वो जो प्रॉफिट में से मैंने एक पार्ट निकाल के साइड कर दिया, उसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यस सर। कैपिटल रिजर्व अराइज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और गेन, नॉट फ्रॉम रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं बेटा, सच एज प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और शेयर प्रीमियम। ध्यान देना, यहां पे बात की जा रही है, इसको आप कभी भी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते,
सच एज प्रॉफिट ऑन सेल। अब ध्यान देना ये कैसे क्रिएट होगा, प्रॉफिट हुआ कब, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेच करके, या फिर आपने अपनी कंपनी के जो शेयर्स थे वो प्रीमियम पे बेच दिए। आपकी कंपनी का शेयर 200 रुपए का, लेकिन आपने उसको 1200 में बेच दिया, तो 1000 रुपीज का आपको क्या मिला, प्रीमियम। वो आपके लिए कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। क्या बेटा आपके लिए कैपिटल रिजर्व है। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड पेमेंट। इसको आप ऐसे नहीं कि आमतौर पे किसी को बांट दो। एंड यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, मतलब बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, कोई कंपनी ने सपोज करो मशीन बेची और मशीन को जब उन्होंने सेल किया तो उनको कैपिटल लॉस हुआ, मतलब बड़ा वाला लॉस हुआ, तो उस लॉस को इस प्रॉफिट से सेट डाउन किया जाता है, मतलब उसे सेट ऑफ किया जाता है, उसे कट किया जाता है। ठीक है, यस सर। एंड इश्यू बोनस शेयर। सर ये बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर बेटा अलग चीज है, कंपनी के अंदर आप उसको बाद में पढ़ेंगे, जब हम 12th की अकाउंटिंग आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर बेसिकली क्या होते हैं, फ्री में शेयर मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन कंपनी भी उस पैसे को, मतलब कंपनी इस बोनस शेयर को इश्यू करने में क्या एडवांटेज मिलती है, कंपनी बोलती है बोनस शेयर को रख करके, मतलब इस जो हमारे पास जो रिजर्व रखे हुए हैं इसका हमें कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें हिस्सा किसका, ओनर्स का है। ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर को डायरेक्टली हम लोग पैसे तो नहीं दे सकते, हम ऐसा करते हैं उनको कंपनी की ओनरशिप दे देते हैं। और कैसे देंगे, उन्हें बोनस शेयर हम लोग और इशू कर देते हैं, मतलब ये जो रिजर्व कैपिटल है इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर देते हैं, सारे के सारे शेयर होल्डर को बांट देते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, लेकिन बदले में उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। इसी को बोलते हैं बोनस शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोनस शेयर। सही है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जांपल इंक्लूड कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व। इसके अंदर CRR भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सर ये क्या होता है बेटा, ये सब आपके लिए हैवी टर्म्स है, तो इनको अभी नहीं सीखते, बाद में सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। तो अभी जो हम लोगों ने बात की बेटा, बेसिकली रेवेन्यू रिजर्व के बारे में बात की और कैपिटल रिजर्व के बारे में बात की, रेवेन्यू रिजर्व के बारे में बात की और कैपिटल रिजर्व के बारे में बात की। अब हम लोग धीरे धीरे जनरल और स्पेशल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व। Revenue reserve is created from the revenue profit available for the dividend distribution और further classified into general और specific। ध्यान देना, रेवेन्यू से दो आपके बन सकते हैं, जनरल बन सकता है, स्पेसिफिक बन सकता है। तो जनरल रिजर्व क्या है बेटा, जनरल रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट without pay any specific purpose, providing the flexibility of use of the contingency in business expansion or strengthening the financial position. It can be utilized for any appropriate purpose as decided by the management and helps absorb future losses or funds growth initiative। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्पस नहीं होता कि हमने स्पेसिफिक की इसके लिए बनाया रिजर्व। ये जनरल रिजर्व है जो जनरली है सबके लिए बेटा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफाई होगा कि इसी चीज के लिए हमने बना रखा है, नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जनरल रिजर्व मतलब एक तरह से बिजनेस के लिए है ये, और बिजनेस को यूज भी कर सकता है आगे। ठीक है, समझ में आ गया, ओके बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, स्पेसिफिक रिजर्व। व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व, आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड क्लियरली डिफाइंड एज द पर्पस एंड can only be used that particular objective unless permitted otherwise by article of association। ध्यान देना, इसमें एओए का हम लोग परमिशन मांगते हैं कि अगर मान के चलिए हमें इसका यूज किसी और पर्पस से ही करना है, वैसे उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनेगा। सर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये किसके लिए बना है, ओनली फॉर वर्कर्स क्लेम, इसको सिर्फ वर्कर के लिए ही क्लेम किया जाएगा, अदरवाइज कंपनी इस पैसे को कभी यूज नहीं कर सकती। दूसरी बात है DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, अपने डेट्स को पे करने के लिए किया जाएगा, अदरवाइज वहां डिवेंचर का पैसा देने के लिए किया जाएगा, अदरवाइज का यूज नहीं कर सकते हम लोग। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई तो इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक है बेटा, लेकिन बात कर रहा है कि अनलेस परमिटेड अदरवाइज बाय एओए, अगर मान लो यूज भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन एओए की इसमें परमिशन होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये बात बता दी गई है, आपने पहले से स्पेसिफाई कर रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। सर ये आपने क्या बोला अभी बेटा, एक कंपनी एक्ट के अंदर की बात मैंने थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताई है, लेकिन फिलहाल पहले हम लोग मनी सीख रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ना कि बेटा हम लोग अभी यहाँ पे लॉ सीख रहे हैं। ठीक है, यस सर। कंपनी एक्ट होता है बेटा, वो पूरा लॉ के अंदर काउंट होता है, तो उस लॉ के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ बातें बता दी गई हैं। ठीक है, यस सर। तो अपने आप पे बेटा हमारे पास कितने टाइप के रिजर्व होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक जनरल और दूसरा क्या बच्चे, स्पेसिफिक रिजर्व। दो हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा क्या, स्पेसिफिक रिजर्व है। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। कॉमन ट्रीटमेंट, ध्यान देना बेटा, बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सही बात है। ये दोनों कहां से बनते हैं, एप्रोप्रिएशन से बनते हैं, मतलब बंटवारा बनता है, बंटवारे खाते में से बनाया जाता है। मैं एप्रोप्रिएशन को बेटा बंटवारा बोलता हूं यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से बांटा जा रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है,
डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई ये क्या एप्रोप्रिएशन है तो किस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा। एंड शो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेड, ये कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर बनेगा, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। अब हम समझने वाले हैं कैपिटल रिजर्व के बारे में। किसके बारे में, कैपिटल रिजर्व के बारे में। जो बात अभी हमने पीछे समझी, ये था हमारे पास स्पेसिफिक और दूसरा क्या था, जर्नल, और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व पढ़ा है, अब कैपिटल रिजर्व को दोबारा से एक बार और अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें भी हम लोग। ध्यान देना, अगर बुक में इसकी डेफिनेशन मांगी जाती है बेटा, मतलब हमसे मांगी जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, नॉन ऑपरेशनल गेन एंड आर जनरली नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। इसको डिविडेंड के तरह तौर पे आप नहीं बांट सकते, ये सिर्फ और सिर्फ कब इस्तेमाल होगा, एनी मतलब किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज से होगा ये, ठीक है, जो कि कैपिटल नेचर के होंगे। जो कैसे होंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। जैसे ध्यान देना, कैपिटल रिजर्व अराइज फ्रॉम द प्रॉफिट नॉट अर्न थ्रू नॉर्मल ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नॉर्मल एक्टिविटी की होगी या बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे अर्न हुआ, नहीं, बिजनेस ने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की, मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेवेन्यू रिजर्व एंड दे आर रिटेन्ड इन द स्ट्रेंथन द कैपिटल बेस। ये कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए होता है। मीट स्पेसिफिक कैपिटल लॉसेस, अगर कैपिटल नीड की जरूरत पड़ेगी तो ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। दे कैन नॉट बी रीडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड as show under the reserve and surplus head section in the balance sheet as part of shareholders equity, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, टोटल 5 है। पहला आपके पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यस सर हमें समझ में आ गया। दूसरा है बेटा प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, यस सर हमें समझ में आ गया। भाई पहले में क्या हुआ, हम लोगों ने शेयर, हमने अपनी कंपनी का जो एसेट्स वगैरह थे उनको एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा पे बेचा, ज्यादा बेचा, तो जो हमें जो कंपनी का हम लोग एसेट बेच रहे हैं, फिक्स एसेट बेच रहे हैं, तो जो हमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलें, उसको हम लोग बोलेंगे अपने आप अपने पास कैपिटल रिजर्व। क्या बेटा हमारे पास हो, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है सर। प्रीमियम ऑन शेयर्स, मतलब शेयर्स आपके पास 2 रुपए के लेके आप उसे 12 रुपए का बेच रहे हो, तो 10 रुपए का आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तीसरा आता है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चौथा आता है बेटा क्या, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। एंड लास्ट में आता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सच एज कैपिटल प्रॉफिट एज ट्रीटेड एज कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिजर्व टू प्रिजर्व द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल अर्निंग। चलिए सर, ये कुछ एग्जांपल है, बस हमें लिखना है, यस बेटा। खाली इसको ना आपको हमेशा एग्जांपल में आपके काम आएंगे, अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट तो आपको आगे चल के पता लगेगा ही लगेगा बेटा, ठीक है। यस सर, अगर ध्यान देना, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे हमने चीजें समझी कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, साथ साथ हमने बेटा ये बात समझी कि भाई ये अपना पे 2 टाइप के रिजर्व हैं, स्पेसिफिक और जनरल। अब जरा इसका डिफरेंस को समझते हैं फटाफट से बच्चे। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस क्या है बच्चे, ठीक है। यस सर, ध्यान देना यहाँ पे। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, क्रिएट आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये कहां से बनता है बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है, ठीक है। दूसरे में क्या बेटा, क्रिएट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से बेटा, ठीक है। यस सर, मैं समझ में आ गया। पहले में क्या, रेवेन्यू, ये नॉर्मल बनेगा बेटा, बिजनेस के जो भी अर्न कर रहा है, जबकि ये क्या है, बिजनेस में नॉन ऑपरेशन एक्टिविटी से आता है, नॉन ऑपरेशन एक्टिविटी से आता है, जबकि ये किससे आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से आता है। ओके सर। यूसेज, इसको डिविडेंड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्पस, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या बेटा, मीट कैपिटल लॉसेस। अगर बड़े लॉसेस होंगे तो हम इसकी उस समय पे जरूरत हमें पड़ती है, ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, क्या बच्चे, ये हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, जबकि ये अपना पे क्या है, रेवेन्यू रिजर्व है, क्या बच्चे, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। यस सर, क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई है, यस सर हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, रिजर्व रिप्रेजेंट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट बिलोंग टू द प्रोप्राइटर just like capital since essential the undistributed profit retained in the business। अगर ध्यान देना, इसमें ओनरशिप और साथ में अप्रोप्रिएशन कैसे बताया जा रहा है, क्या चीज है एक्चुअल में, इसका पर्पस क्या बता देगा बेटा, जरा ध्यान देना यहाँ पे। ओनरशिप एंड अप्रोप्रिएशन, रिजर्व इज क्रिएटेड द ट्रांसफर ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन account, reduce the amount of dividend distribution but remaining part owners equity। ध्यान देना, जो कंपनी, जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ पूरा पूरा, उस प्रॉफिट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, एक पार्ट अलग कर दिया, एक पार्ट को अलग कर दिया, उसी को हम लोग रिजर्व बोल रहे हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो मालिक की कैपिटल, उसको हम लोग मालिक की कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के नाम पे बेटा, ठीक है सर, समझ में आ गया। इट डज नॉट रिप्रेजेंट
a liability to outsiders but internal allocation of profit। ये बेसिकली क्या है, आप इसको ये मत सोचना कि सर रिजर्व को हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं तो रिजर्व जो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, वो लायबिलिटी नहीं है बेटा, वो एक्चुअल में ओनर का ही मतलब प्रॉफिट है, लेकिन उसने क्या किया, उस प्रॉफिट को खुद से रिसीव ना करके उसे कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर ही एक तरह से एलोकेट कर दिया, एक तरह से क्या कर दिया उसको, इंटरनल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट दैट द स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस लॉसेस बेस। मतलब बिजनेस को कभी भी लॉस अगर होता है तो हम यहां से रिजर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब क्या रिजर्व को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग? रिजर्व रिड्यूस द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलने वाला था, जो ओनर को प्रॉफिट मिलने वाला था, उसे ये रिड्यूस कर देता है एंड देन कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, तो उस केस में से हम बोलते हैं रिजर्व फंड। क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं वहां पे रिजर्व फंड। इट दिस इन्वेस्टमेंट हेल्प टू अर्न एडिशनल इनकम while keeping funds liquid in future needs। ठीक है, बैलेंस शीट में कहां प्रेजेंट करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई? यस सर। देन उसके बाद लिखा हुआ है दिस पोस्टिंग द फॉलो एज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये ध्यान रखना यहाँ पे, इसको हम लोग जब भी करते हैं ट्रीटमेंट्स का तो इसको बिजनेस एंटिटी के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि बिजनेस क्या है? फोरसीएबल, मतलब बिजनेस क्या अपना पे, बिजनेस एंटिटी का मतलब यह कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी पहले ही बेटा, थर्ड चैप्टर के अंदर, ओनर इक्विटी, ओनर एंटिटी प्रिंसिपल, या फिर बोल सकते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस को अलग माना जाएगा, ओनर को अलग माना जाएगा। बिजनेस जो है अपने लिए इनकम को अलग जनरेट करता है, ओनर के जो भी होगा उसे लास्ट में नेट प्रॉफिट निकाल के दे देते हैं बेटा। अगर ओनर ने कोई भी पैसे चार्ज किए बिजनेस से तो उसे हम ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पे वही बात की गई है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें हमने क्या किया, एक पार्ट को अलग कर दिया। जब पार्ट अलग कर दिया तो ये तो कंपनी का प्रॉफिट है, मतलब कंपनी के लिए काम आएगा, इसको हम लोग रिजर्व बोल रहे हैं। और जो बच गया हिस्सा है वो ओनर अपने साथ लेके जा सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ओनर के लिए प्रॉफिट है बेटा। यस यस, पक्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व फंड, जो हम बार बार ना ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, कि बार बार ये वाला वर्ड आ रहा है, रिजर्व फंड रिजर्व फंड रिजर्व फंड। तो अब हम उसको एक बार फटाफट से देखते हैं, व्हाट इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड होता है क्या है, ध्यान देना सर। अभी तो आपने बताया अगर हम पैसे को, अगर हम रिजर्व को बाहर इन्वेस्ट कर देंगे तो उसे रिजर्व फंड बोलते हैं, अदरवाइज उसको अगर बिजनेस में रहेगा तो उसे रिजर्व बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। बस रिजर्व फंड इज अ रिजर्व दैट हैज बीन स्पेसिफिक इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज विद दोज सिक्योरिटीज अनमार्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ द नेम बाय द रिजर्व। ठीक है, अगर ध्यान देना, when reserve created out of profit invested in outside securities keep especially for the reserves purpose they are called reserve fund। लेकिन ध्यान देना यहां पे एक बात और बोल दी गई, if no such specific investment is made remain simply as reserve। अब जरा ध्यान देना, this investment distinguished in reserve while the maintain its nature as appropriation of profit। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा ध्यान देना, रीजन फॉर द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। जो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? अगर मान के चलिए, मेरी बात छोटी सुनना बेटा आप लोग, हमने क्या किया, रिजर्व निकाला अपने प्रॉफिट में से और निकाल करके उसे दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कहां से? उससे आपने रिजर्व, आपको प्रॉफिट हुआ, उस पर से आपने रिजर्व निकाला और उसी रिजर्व को आपने दोबारा बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। आपका इस बिजनेस के ना जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे बेटा, और बिजनेस में कभी खुदा ना खास्ता बेटा लॉस हो गया तो उस केस में आपको कहां से फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी? क्योंकि वो रिजर्व तो आपके बिजनेस में ही इन्वेस्टेड था, और जब बिजनेस डूब रहा है तो रिजर्व भी डूबेगा। तो अब आप अपने बिजनेस को कैसे बचा पाओगे इन फ्यूचर, जबकि आपने बताया था कि मैंने तो रिजर्व निकाला हुआ है, फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो उससे बच जाएंगे, आप बच ही नहीं पाओगे लॉस को। तो यहां पे वही बात की गई, रीजन फॉर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, उसे बाहर क्यों इन्वेस्ट क्यों करना पड़ता है? बाहर इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस के अंदर तो आप बच जाओगे, बिजनेस के अंदर तो आपको संभालना है, ठीक है, लेकिन जो आपने पैसा आपके पास बचा था उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करो। जब बिजनेस की बहुत बुरी हालत चल रही होगी तो उस सिनेरियो में आप बाहर से पैसा विड्रॉ करके अपनी इस कंपनी के अंदर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने बिजनेस में से रिजर्व, मतलब उसकी करंट इनकम में से रिजर्व को निकाला और निकाल के दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो बिजनेस तो डूबेगा, साथ में रिजर्व भी गया बेटा। तो उस सिनेरियो की से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को आउटसाइड इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बाहर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उसको कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो बेटा वो आपके लिए रिजर्व कहां से रह गया, वो आपके रिजर्व नहीं है, वो तो आपके लिए क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल बोल सकते हो आप, कि आपको प्रॉफिट हुआ था तो ओनर ने लिया और ओनर ने दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, क्या बोल करके, एडिशनल कैपिटल। ठीक है,
और जब बिजनेस डूबेगा तो वो कैपिटल डूबेगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि लो जो बेटा यहाँ पे लॉस होगा बेसिकली वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल का तो लॉस होगा ओनर का। बेटा मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बेटा। अब जरा पढ़ते हैं बुक क्या कहती है बेटा हमसे। Business invest reserve outside only when number one, ready cash is necessary for the certain future date, so securities can be easily sold or matured to provide the liquidity। मतलब हम लोग बाहर इन्वेस्ट इसलिए डाला ताकि मुझे जल्दी जल्दी पैसे मिल सके। भाई मैंने सपोज करो कहीं एफडी वगैरह करा दी, ठीक है, बैंक के अंदर रख करके, और मैंने बैंक से पहले डिस्कस कर रखा कि ये एफडी है मेरे पास, मुझे अगर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या कभी मुझे नीड होगी तो मैं आपको सिक्योरिटीज बेच करके तुरंत पैसे ले सकता हूं। बैंक अगर कहता है अपने कंसेंट के अंदर उसमें साइन करके देता है हमें कि यस आप कभी भी आकर के इसको लिक्विड करवा सकते हो, कभी आकर उसको कैश करवा सकते हो, ओके, हम उन्हें सिक्योरिटीज देंगे, वो बदले हमें कैश देंगे। सिंपल सी बात है, इसलिए हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं इसको। दूसरी बात, द फंड कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट profitability invested within the business itself, allow the reserve can earn additional return externally without lying internal working capital। मतलब यहाँ पे जो इंटरनल कैपिटल उसे टच नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला बाहर इन्वेस्ट ही करने आपको, अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, 100 की सीधी बात बेटा। ठीक, इसको कैसे ट्रीट करोगे सर? जब आपने बताया कि इन्वेस्ट हो जाएगा बाहर, फिर तो इसको एसेट साइड में लिखेंगे हम लोग? नहीं, सुनना, रिजर्व फंड अपीयर अंडर, रिजर्व फंड को भी हम लोग कहां लिखेंगे? रिजर्व सरप्लस के अंदर अलग कर देंगे इसको, एंड लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे इसको विद रिलेटेड सिक्योरिटीज, साथ में स्पेसिफाई कर देंगे कि सिक्योरिटीज इन्वेस्ट हो रखी हैं, ठीक, एज इन्वेस्टमेंट, कौन से इन्वेस्टमेंट के अंदर? ऑन एसेट साइड, इसको एसेट साइड में भी, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दो साइड बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व को हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे ये एक्स अमाउंट का रिजर्व है, ओके, ठीक है, जो कि मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर उस रिजर्व को यहाँ पे हम लोग सेम साइड पे यहाँ पे भी शो करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो चीजें हैं वो अपने लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी एज वेल एज शो कर पा रहे हैं, इसको हम लोग साथ ही साथ उसको दिखा पा रहे हैं बेटा। तो बैलेंस शीट के अंदर इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है, यस सर। क्या इसको हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं बेटा? सीक्रेट रिजर्व को हम लोग इस तरह से जानते हैं, मतलब जो रिजर्व तो है हमारे पास, हमने रखे थे फ्यूचर के लिए बेटा, लेकिन वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सीक्रेटली, हमने उसको शो नहीं करना चाहते, बस अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, इसलिए उसको बोला गया सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व आर आल्सो नोन एज हिडन रिजर्व, इसका दूसरा नाम भी हिडन रिजर्व, इज अ रिजर्व whose existence or amount is not disclosed in balance sheet, creating an undisclosed surplus of assets over liabilities। ठीक है, लिए मेरे पास कोई गोल्ड है, सपोज कीजिए बेटा, अब गोल्ड मैंने लिया था 18,000 रुपए का, इन केस 18,000 लिया था, आज की डेट में उस गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1,18,000 रुपए, लेकिन मैं आज भी अपनी बैलेंस शीट में उसको 18,000 से लिख रहा हूं, तो ये कौन सा रिजर्व है? इसको मैं बोलूंगा हिडन रिजर्व। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में अगर उस गोल्ड को बेचने जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे तो 1,18,000 मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट में किसको कितना रुपए लिख रहा हूं? 1,18,000 रुपए का, और यहाँ पे मुझे कोई मना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से मैं चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस सिनेरियो में हमें जो 1,00,000 रुपए है उसको बोलेंगे हिडन रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? हिडन रिजर्व। यस यस सर, समझ में आ गया। ध्यान देना, यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व की डेफिनेशन क्या है बेटा? यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व अराइज व्हेन द बिजनेस intentionally show the assets at undervalued liability are the overstated liability, मैंने ज्यादा दिखा दी, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास कोई क्रेडिटर है बेटा 2 लाख रुपए के, और उनमें से 1.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स सपोज कीजिए वो कभी कहीं जा रहे थे, और जब वो वहां गए तो उनका प्लेन क्रैश कर गया इन केस, तो अब जब मेरे पास जो लायबिलिटी रहेगी वो सिर्फ कितनी रहेगी? 50 की, लेकिन मैं अभी भी अपने पास अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने की लिख के चल रहा हूँ? 2 लाख रुपए की, जबकि मुझे पता है कि 1.5 लाख रुपए तो मेरे देने ही नहीं है। जब किसी को जब मुझे देने ही नहीं है तो मैं उनको हटाऊंगा वहां से, पर मैं नहीं हटा रहा, मैं ओवर लायबिलिटी दिखा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस के अंदर क्या दिखेगा? भाई मेरे को तो पे करना है, इस इट मींस हमारा ये दोनों तरफ एसेट्स और लायबिलिटी का बराबर है, लेकिन एक्चुअल में 1.5 लाख मुझे किसी को नहीं देने, तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या इनकम है। इसको मैं कौन सा रिजर्व बोलूंगा? हिडन रिजर्व। कौन सा रिजर्व बेटा मेरे लिए? हिडन रिजर्व। ये बात यहाँ पे बता दी गई है बेटा, ओके। रिजल्टिंग इन द हिडन फाइनेंशियल कॉस्ट नॉट विजिबल टू द आउटसाइडर्स, एंड दिस सरप्लस कैन नॉट is not recorded as separately reserve account but embedded in the understated net worth। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेथड फॉर द क्रिएटिंग, इसके कैसे कैसे हो सकते हैं। आप अंडर वैल्यू कर लो एसेट्स को,
इसमें क्या कर दो, अंडर वैल्यू मतलब जो एसेट की वैल्यू उसे नहीं दिखाओ उतनी और उसे कम की दिखाओ। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी को आप एक्स्ट्रा करके दिखा दो। तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दिस प्रैक्टिस इज मोर कॉमन इन द बैंक ऑफ और इंश्योरेंस कंपनीज, वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं बेटा। अगर ध्यान देना, सीक्रेट रिजर्व आर द सर्टेन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं विद कम ऑफ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स रिलेटिंग टू ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। एडवांटेज नंबर 1, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये आपकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है। दूसरा, हेल्प टू डायरेक्टर्स मेंटेन डिविडेंड रेट ड्यूरिंग द लो प्रॉफिट या फिर अनफेवरेबल पीरियड। जब बिजनेस के अंदर सपोज करो कि जो बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है लेकिन बिजनेस फिर भी कमा पा रहा है बेटा, हम ऐसा मान चलेंगे। एब्जॉर्ब हैवी एंड एक्सेप्शनल लॉसेस, ठीक है, डिस्क्रीटली अवॉइडिंग द पैनिक अमंग द शेयरहोल्डर्स एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इन द पब्लिश स्टेटमेंट। ठीक है, पक्का, ओके सर। तो यहाँ पे दो चार बातें बताइए, इसकी हमें एडवांटेज मिल जाती है। अब डिसएडवांटेज क्या बेटा इसकी? नंबर 1, पहली क्या है, क्या मैं अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनको ट्रू एंड फेयर व्यू दे पा रहा हूं? नहीं। पहला मैं उनके साथ क्या बोल सकते हैं, विश्वासघात कर रहा हूं उनके साथ, उनको मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं दिखा रहा हूं अपने ना एसेट्स की ना ही बेटा लायबिलिटीज की। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है हिडन रिजर्व की बेटा, और ये आमतौर पर हर कंपनी करती है बेटा। ठीक है, यस सर। Can lower the market value of the company share, undervalued assets, overstated liability make the company appear weaker than it is। अब इससे क्या हो सकता है कि क्या पता कंपनी ने अपने एसेट्स की वैल्यू ज्यादा दिखा दी हो, अपनी लायबिलिटीज की वैल्यू कम दिखा दी हो, और हमें लगा हो कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तो यहां पे बात की जा रही है सीक्रेट रिजर्व के नाम पे हम लोग कुछ भी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो बिजनेस की एक्चुअल हालत है वो ना बता करके कुछ और भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, शेयर होल्डर ऑफ द their rightful share of the profit and they hidden surplus reduce the reported earning the saving available dividends। अब हम बात करते हैं रिजर्व में और प्रोविजन में क्या डिफरेंस आते हैं। जो अभी तक हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे उस पूरे चैप्टर का यहाँ पे कंक्लूजन है बेटा, रिजर्व में और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। नेचर क्या बेटा? नंबर 1, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ध्यान देना ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है रिजर्व, लेकिन प्रोविजन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। पर्पस, ये बिजनेस के स्ट्रेंथन के लिए होता है, जबकि ये मीट नॉन लायबिलिटी बट अननोन अमाउंट। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है, जबकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इसको आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं जबकि इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे बांट सकते हैं, यहां पे लिखा है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते क्योंकि तो प्रोविजन है, तो डबल लॉस है, होना ही होना इसने। कंपल्शन, क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ये अपना पे क्या, ये अपना पे प्रूडेंस के ऊपर होता है और ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये बनाना ही पड़ता है हमें। जबकि इसमें क्या बेटा, ये अपना पे क्या है, प्रूडेंस के ऊपर, ये भी सर्टेन ड्यू टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल हमारे बोलते हैं कि आपको ऐसा बनाना ही बनाना है, आपको मान के चलना है प्रूडेंस के अकॉर्डिंग। और खैर दोनों में देखा जाए तो प्रूडेंस के बिहाफ पे चल रहे हैं, दोनों प्रूडेंस के बिहाफ पे चल रहे हैं। तो कंपल्शन किसमें? कंपल्सरी मतलब दोनों के अंदर ही है, ये भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट ये बात बताता है, और जबकि ये तो कंपल्सरी है। प्रेजेंटेशन, ये कहां आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, जबकि ये कहां पे आता है आपका? करंट लायबिलिटीज के अंदर। कहां आता है? करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रोविजन को हम करंट लायबिलिटीज के अंदर ही शो करते हैं। क्या मेरी इतनी आप सबको समझ में आई है? यस सर। तो इस तरीके से बेटा हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है और हमने प्रोविजन और रिजर्व को बहुत अच्छे से सीखा बेटा। यस सर, हमें भी समझ में आया। वेरी गुड बच्चे, धन्यवाद।